Hello everyone, welcome to my channel Law with Niranjan. Today we are going to discuss the important part of introduction to the CRPC, the definition part. So let's begin with the definition part in a very simple manner. Section 2N, offense. So what is offense? हम जनरली यूज करते हैं ऑफेंस ऑफेंस ऑफेंस. व्हाट इज ऑफेंस? एनी एक्ट or omission made punishable by any law for the time being in force. Means any act or omission made punishable by any law for the time being in force. कोई भी एक्ट या ऐसा omission जो पनिशेबल है किसी लॉ में जो फोर्स में है, इंक्लूडेड कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट. यानी कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 में कोई कंप्लेन हुई है, वो ऑफेंस कहलाएगा. थोड़ा बहुत एक आइडिया हुआ होगा, एक जनरल आइडिया आपको मिला होगा कि व्हाट इज ऑफेंस. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 2A, bailable offense and non-bailable offense. Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule. Means ऐसे offenses जो हमारे CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि ये बेलेबल होंगे. एक तो वो ऑफेंस, और कहाँ पर किसी और लॉ में अगर कोई ऑफेंस में मेंशन है कि ये बेलेबल होगा तो वो बेलेबल होगा. इट मीन्स उसमें आपको ज़मानत मिल सकती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, यानी अदर देन बेलेबल ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल ऑफेंस. इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड एक वाइडर सेंस में कि बेलेबल ऑफेंसेस जनरली स्पीकिंग लेस ग्रेव एंड सीरियस देन दोज विच आर नॉन बेलेबल. मीन्स जो हमारे बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस ग्रेव होते हैं और कम सीरियस होते हैं किसके कंपैरिजन में? नॉन बेलेबल में. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं. सब एग्जांपल्स ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस आर बीइंग ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली. मींस ऐसी भीड़ जो अनलॉफुली असेंबल्ड हुई है उसमें आपको बेल मिल जाएगा. ब्राइबरी आप सब जानते हैं, इसमें भी बेल हो जाती है. कमिटिंग आफ्रे यानी आपने कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है, उसमें आपको बेल हो जाएगा, लेकिन एक हद तक जहाँ पर कोई सीरियस ऑफेंस ना हो जाए उस दौरान. एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस मीन्स आपने एविडेंस झूठा दिया है, एट्सेट्रा. अब नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड, ऑफेंस अंडर लॉज अदर देन द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, हैव बीन कंसिडर्ड एज नॉन बेलेबल. मीन्स फर्स्ट शेड्यूल में तो मेंशन है ही है सीआरपीसी के. उसके अलावा जो ऑफेंसेस जो हमारे आईपीसी के अलावा भी और सीआरपीसी के अलावा भी कहीं पनिशेबल है, जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 3 years और उससे ज़्यादा का, वो नॉन बेलेबल कहलाएंगे. और अदर ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद लेस देन 3 years इम्प्रिजनमेंट, यानी कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट दिया हुआ है लेस देन 3 years का, या सिर्फ फाइन है या विद ओनली फाइन, आर कंसिडर्ड एज बेलेबल ऑफेंसेस. इट मीन्स अगेन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे? एक तो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होंगे. ऑफेंसेस अंडर लॉज अदर देन आईपीसी, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो आईपीसी में भी के अलावा भी कहीं मेंशन होंगे जहाँ पर पनिशमेंट दिया हुआ होगा 3 years और मोर का, वो नॉन बेलेबल कहलाएंगे. बेलेबल कौन से कहलाएंगे? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 3 years से कम होगा या ओनली फाइन होगा. नेक्स्ट सेक्शन 2C एंड सेक्शन 2L. सेक्शन 2C, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केसेस. द जनरल मीनिंग ऑफ द कॉग्निजेबल इज सीरियस इन नेचर. सो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस एन ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस अ केस इन विच, यानी इन दोनों में पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल
यानी फर्स्ट शेड्यूल किसका, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में वो पुलिस ऑफिसर या किसी और लॉ में अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। द मेन कीवर्ड इज विदाउट वारंट, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो सीरियस इन नेचर होंगे, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यस फर्स्ट शेड्यूल में वो मेंशन है या किसी और लॉ में मेंशन है और वो सीरियस नेचर का है, कॉग्निजिबल है, तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट। सेक्शन 2L नॉन cognizable offense and non-cognizable case. It means offenses in case a police officer has no authority to arrest without warrant. It means जो सीरियस नेचर के नहीं है उसमें पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपको वारंट के बिना आपको अरेस्ट कर ले। नेक्स्ट एक केस देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। वीके राव AIR 1961 AP 448। Sometimes a single case may be included several offenses. कभी कभी होता है कि सिंगल केस में कई ऑफेंसेस होते हैं। इफ़ वन और मोर ऑफ द ऑफेंसेस इज कॉग्निजेबल, यानी उस केस में अगर एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हों और रेस्ट नॉन कॉग्निजेबल हों तो वो कॉग्निजेबल ही कहलाएगा। इट मीन्स दस अ केस कैन नॉट बी अ पार्टली कॉग्निजेबल एंड पार्टली नॉन कॉग्निजेबल। इट मीन्स हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई केस प्रॉपरली कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। नेक्स्ट 2D कंप्लेन, ये जनरली हम डेली हम यूज़ करते हैं। कंप्लेन, पुलिस रिपोर्ट, FIR। तो व्हाट इज़ कंप्लेन? एनी एलिगेशन ओरली और इन रिटर्न टू अ मैजिस्ट्रेट। यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा एलिगेशन जो ओरली हो या राइटिंग में हो मैजिस्ट्रेट को विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, यानी कि आप एक्शन लीजिए मजिस्ट्रेट कि पर्सन के अगेंस्ट वेदर नोन या अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, उसने एक ऑफेंस किया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, ओनली कंप्लेन कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2R पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड by a police officer to a magistrate under section 173(2) means after completion of the investigation complete होने के बाद रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, मैंने इन्वेस्टिगेट किया अंडर सेक्शन 173(2), वो कंप्लीट होने के बाद दिस इज़ माय फाइनल रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर देगा। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हम रोज़ ही कहते हैं FIR करवा दो, FIR करवा दो। FIR क्या होती है? बहुत सिंपल मैनर में हम समझेंगे। FIR इज़ गिवन टू एन OIC ऑफ अ पुलिस स्टेशन। FIR जो है वो सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का उसको दी जाती है। मस्ट रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स FIR जो होगी वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी। अ मजिस्ट्रेट cannot take cognizance of an offense on first information means magistrate जो होगा वो एक्शन नहीं लेगा ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे। यानी ऐसा नहीं है किसी ने FIR लॉन्च करवा दी और वो आगे पहुंच गई और वो मैजिस्ट्रेट ने उस पर एक्शन ले लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन भी होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंसेस का कलेक्शन होगा, उसके बाद मैजिस्ट्रेट देखेगा ये FIR हुई थी सही या नहीं हुई थी। मे बी गिवन बाय अ पुलिस ऑफिसर मीन्स जो ये हमारी FIR होगी वो पुलिस ऑफिसर ही देगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2W समन केस। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जनरली हम सुनते हैं समन केसेस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, यानी कोई ऐसा केस जो किस से रिलेटेड है, ऑफेंस से रिलेटेड है। सिंपल ऑफेंस, यानी सिंपल ऑफेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई ऐसा केस जो ऑफेंस से रिलेटेड है वो समन्स केस कहलाते हैं, वारंट केस नहीं कहलाते, नॉट बीइंग अ वारंट केस। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2X वारंट केस। अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस मीन्स कोई केस जो ऑफेंस से रिलेटेड है जिसमें पनिशमेंट मेंशन है, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। इट मीन्स ऐसे केसेस जिसमें डेथ पनिशमेंट मेंशन है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मेंशन है या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, यानी 2 साल से ज़्यादा का सज़ा का इसमें पनिशमेंट, इसमें इम्प्रिजनमेंट मेंशन है, वो वारंट केस होंगे, वो समन केसेस नहीं होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2B इंक्लूड्स, सेक्शन 2B है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मीन्स इन आर CRPC ये मेंशन नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन इन CRPC कि डिफाइन नहीं किया गया व्हाट इज चार्जेस, बट इन लॉ a charge may be defined as a precise formulation of a specific accusation made against a person of an offense alleged to have been committed by him। Means in law a charge को define किया गया एक precise formulation में, एक specific accusation में, किसी person के against जो उसने crime किया है। और ये charge कब formulate होगा? आफ्टर इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के बाद चार्ज लगेगा, यानी आप पे आरोप लगेंगे। अब इंक्वायरी देखते हैं, जब वर्ड आ गया इंक्वायरी की, तो 2G इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, यानी कोई भी इंक्वायरी, हर इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मीन्स इंक्वायरी ट्रायल नहीं होगी, ट्रायल के अलावा जो भी पूछताछ होगी, जो भी हम पूछेंगे, कौन पूछेगा? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट पूछेगा, वो इंक्वायरी होगी। ये देखिए सी एग्जाम्पल कि मैजिस्ट्रेट पूछ रहा है मिस्टर एक्स से, तो दिस इज सिंपल इंक्वायरी। नेक्स्ट देखते हैं 2G इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी इस कोड में जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सब इंक्लूड होंगी। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, यानी एविडेंस को कलेक्शन के लिए। कंडक्टेड बाय, कौन करेगा? बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। सी ही इज कलेक्टिंग एविडेंसेस, अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर, बाय एनी पर्सन, लेकिन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। हु इज़ ऑथराइज बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, यानी मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा मिस्टर वाई को कि यस आप इन्वेस्टिगेट करिए इसको, या किसी और पर्सन को कि यस ड्यूली इन्वेस्टिगेशन इसका करिए। किस पर्पज़? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करिए। नेक्स्ट देखते हैं 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। इट मीन्स ये आपके देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है, यहाँ पर एविडेंसेस को लिया जा रहा है या कुछ और मैटर्स को इसमें लिया जा रहा है प्रॉपर ओथ लेके कि यस जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हो रहा है। तो ये हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। सब जानते हैं इन्हें, ये हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के। कितने स्मार्ट हैं देखिए। अब इसमें कौन कौन आता है? इंक्लूड्स व्हेन द OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी ये हमारे OIC हैं, ये पुलिस स्टेशन में नहीं हो और अनेबल फ्रॉम इलनेस। अब ये देखिए इतना फास्ट फूड खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही, तो ये इलनेस यानी बीमार हैं, या किसी और अदर कॉज से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी इन वजहों से ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, मीन्स हमारे OIC से नेक्स्ट सेकंड इन कमांड जो भी होंगे वो या अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी ऑफिसर, या जो स्टेट गवर्नमेंट हमें बताए, हमें इन द सेंस यहाँ मेंशन करे कि कौन और हो सकता है, वो ऑफिसर इंचार्ज कहलाएंगे पुलिस स्टेशन के। नेक्स्ट 2S पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या होता है? एनी पोस्ट और प्लेस declared generally or specially by the state government to be a police station, means कोई ऐसी पोस्ट या प्लेस जनरली या स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हो कि ये पुलिस स्टेशन होगा, वो कौन भी इंक्लूडेड हो सकता है, कोई एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, मीन्स कोई ऐसा पोस्ट हो या ऐसा प्लेस हो या कोई ऐसा लोकल एरिया जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई किया हो, वो कहलाएगा पुलिस स्टेशन।
सेक्शन 2J लोकल जुरिस्डिक्शन, हम अब लॉ की बात कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, तो किस सेंस में होगा, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सेंस में होगा। कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और इज पावर्स अंडर दिस कोड। मीन्स ऐसा लोकल एरिया जिसमें वो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अपनी सारी एक्सरसाइज करेगा या अपने काम करेगा या अपनी पावर्स का यूज़ करेगा या कुछ पावर्स का यूज़ करेगा अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। इसमें एक कीवर्ड आया है लोकल एरिया, तो सच लोकल एरिया में क्या हो सकता है, कंप्राइज होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट, यानी किसी स्टेट का पूरा या उसका कुछ पार्ट, उसका लोकल जुरिस्डिक्शन होगा। किसका, अ कोर्ट का और मैजिस्ट्रेट का। नेक्स्ट 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मीन्स ऐसा एरिया अंडर सेक्शन 8, किसका अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। इसमें यह मेंशन है कि ऐसा एरिया स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी जिसमें पॉपुलेशन जो है एक्सीड्स 1 मिलियन, यानी पॉपुलेशन आपकी 1 मिलियन को एक्सीड करे, वो एरिया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सीड्स 1 मिलियन पॉपुलेशन, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उसे एरिया को डिक्लेयर कर देती है। सेक्शन 2B प्लेस, प्लेस में कौन इंक्लूड होगा, अ हाउस, अ बिल्डिंग, अ टेंट, अ व्हीकल, अ वेसल, यानी अकॉर्डिंग टू CRPC व्हाट इज प्लेस, प्लेस इंक्लूडेड अ हाउस, अ बिल्डिंग, अ टेंट, a vehicle and vessels. These are the places. Next 2Q pleader, when used with any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in the court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings, means in a very simple manner कोई ऐसा पर्सन होगा या तो वो ऑथराइज होगा प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में, वो प्लीडर कहलाएगा, या कोर्ट को लगता है कि ऐसा परमिशन, किसी बंदे को परमिशन दे दी जाए कि यस आप कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिस अपनी या आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई भी एनी अदर पर्सन को अपॉइंट कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2WA विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। अभी देखिए लेट्स सी, ऐसा लॉस हुआ है किसी अक्यूज पर्सन ने इसको लॉस किया है, वो या फिर एक्ट और ओमिशन की वजह से इसके बेचारे की पिटाई कर दी, तो ये भी एक विक्टिम हुआ। और कौन कौन विक्टिम हो सकते हैं, इंक्लूड्स हिज और हर गार्डियन और लीगल हायर्स, यानी किसी के गार्डियन या लीगल हायर भी विक्टिम हो सकते हैं। तो ये विक्टिम है, एक ये है जैसे लॉस हुआ है और एक ये है जैसे इंजरी हुई है, ये विक्टिम कहलाएंगे यानी पीड़ित कहलाएंगे। नेक्स्ट 2M नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या होता है, हम सुनते हैं अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट, यानी ऑफिशियल गजेट में कुछ पब्लिश हुआ है वो नोटिफिकेशन कहलाएगा। 2T प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड, मतलब कि प्रिस्क्राइब का मीन्स होता है कि इस कोड में प्रिस्क्राइब किया गया है, रूल्स को बताया गया है, वो प्रिस्क्राइब कहलाता है। 2V सब डिवीज़न, सब डिवीज़न का मीन्स होता है अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट का भी पार्ट हो जाना, डिस्ट्रिक्ट के भी सब पार्ट्स हो जाना, वो सब डिवीज़न्स कहलाते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, वो सब डिवीज़न्स कहलाते हैं। नेक्स्ट चलता है 2F इंडिया means the territories to which this code extends, यानी according to CRPC what is the definition of our country, इंडिया सारी टेरिटरीज जिसमें ये CRPC एक्सटेंड होता हो वो इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट 2E हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट होगा वो उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा।
Next, in relation to a union territory to which jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law, that High Court means यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में जो जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट का, स्टेट के उस हाई कोर्ट का, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वो उसका हाई कोर्ट कहलाएगा। यानी कोई स्टेट है, उसके हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को और बढ़ा दिया गया, उसके नियर बाय कोई भी यूनियन टेरिटरी होगी, तो उस यूनियन टेरिटरी का जो कोर्ट होगा, फर्स्ट कोर्ट होगा, बड़ा कोर्ट होगा, वो हाई कोर्ट, उस स्टेट का हाई कोर्ट, वो उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट कहलाएगा। इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी, अगर कोई और यूनियन टेरिटरी है, उसके सेंस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील कौन होगा, वो उसका हाई कोर्ट कहलाएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा, उसके नियर बाय जो भी होगा हाई कोर्ट, वो उसका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी, यानी वहाँ जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो उसका टेरिटरी का क्रिमिनल अपील का कहलाएगा। नेक्स्ट, 2y words and expression used herein and not defined but defined in the IPC have the meanings respectively assigned to them in that code, means ऐसे कोई words या expression जो यूज हुए और हमारे IPC में यूज्ड नहीं हुए हैं और या नहीं डिफाइन हुए हैं, बट डिफाइंड इन द IPC, मीन्स वो IPC में डिफाइंड है वर्ड्स एक्सप्रेशन, वो भी यहाँ कहलाएंगे, डेफिनेशन का पार्ट कहलाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सप्रेशन यहाँ जो रह गए हों, वो IPC में जो मेंशन हो, वो डेफिनेशन का पार्ट यहाँ कहलाएंगे। सेक्शन 2U लास्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम बहुत सुनते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं। क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उसको हम देख लेते हैं कि एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, यानी कोई भी ऐसे पर्सन जो सेक्शन 24 ऑफ CRPC में अपॉइंट हुए हैं, के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बताया गया है, वो लोग या कोई ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस में काम कर रहा हो, वो सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहलाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं, जब अंडर सेक्शन 24 का मेंशन हुआ है कि व्हाट इज़ 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में CRPC में बताता है कि एवरी हाई कोर्ट, यानी किसी भी हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर or may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or state government as the case may be, means from the high court to district level ऐसे persons appointed होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक तो फर्स्ट उनकी 7 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल लेवल पे कंसर्निंग हाई कोर्ट से कंसल्ट करके कुछ पर्सन्स को अंडर सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। और या ऐसे पर्सन्स जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डायरेक्शन ले रहे हों, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एक जनरल आइडिया आपको मिला होगा डेफिनेशंस के थ्रू, कि ये डेफिनेशंस में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, उनका एक सिंपल आइडिया आपको मिला होगा। यही सारी चीज़ें, यही सारे वर्ड्स पूरे लॉ में कवर होंगे, इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।